हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि आहार में डैश की कमी से घेंघा रोग होता है। जैसे ऑप्शन दिया गया दोस्तों यहाँ पे विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी या आयोडीन। तो जैसे ऑप्शन दिया गया इसी प्रकार से देखिए एक और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि राजा अशोक के दादा कौन थे और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो काफ़ी रिपीटेड बार बार जो ये सारे प्रश्न आपके रिपीट किए हैं, तो यह वीडियो कौन कौन एग्जाम के लिए है तो देखिए चाहे वो एसएससी, जीडी हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एलपी, आईबी, आईटीबीपी, सभी के लिए जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, आप यदि अदर कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सर राजस्थान में है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, यानी कि प्रारंभ में उस समय कितनी भाषाएं थी। तो प्रारंभ में जो है हम लोगों का कितना भाषा थे दोस्तों, 14 भाषाएं थी प्रारंभ में। और अभी वर्तमान समय में पूछा जाए तो वर्तमान में पूछा जाए तो हम लोगों का कितना हो गया है, तो सर वर्तमान में हम लोगों का 22 हो गया है। यहाँ पूछा है क्या प्रारंभ में कितनी भाषाएं, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कर रहा है क्या कि आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। जैसे ऑप्शन दिया गया है, तो जब चारों ऑप्शन को देखिएगा आप, तो आहार में यदि आपका आयोडीन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, आपको घेंघा रोग हो जाएगा। इसलिए आयोडीन हम लोगों को प्रचुर मात्रा में हर दिन लेना ही चाहिए। इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, घेंघा रोग हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न अच्छा बार रिपीट किया अलग अलग एग्जाम में कि सर पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से थे। तो पंडित बिरजू महाराज हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों, तो कथक से हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर पंडित बिरजू महाराज हम लोगों का किस नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगे, तो कथक नृत्य से संबंधित होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे देखिए भारतनाट्यम भी पूछता है कहाँ से, कौन राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो भारतनाट्यम याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु से हो जाएगा। कथकली कहाँ से हो जाएगा हम लोगों का, तो कथकली काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो कथकली हो जाएगा हम लोगों का केरल का। और भारतनाट्यम याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु का हो जाएगा हम लोगों का ये वाला, कौन सा सर, तो भारतनाट्यम। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने नहीं है, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो जैसे इसमें दिया गया है कि नाइट्रोजन का परमाणु का नहीं याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएंगे। तो अभी बताएं सर हम लोगों का कथक से। भारतनाट्यम हम लोगों का किससे हो जाएंगे, तो तमिलनाडु से। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से कथकली किससे हो जाएंगे, तो केरल से हो जाएंगे। ये तीनों प्रश्न काफ़ी बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपके एग्जाम में कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा हम लोगों का 7 होता है सर, याद रखिएगा नाइट्रोजन। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत होते हैं, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं, इसलिए सारे आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने प्रतिशत होते हैं, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो उस कहाँ के थे दोस्तों, तो हम लोगों का कहाँ का हो जाएगा, तो यूनानी का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। यानी कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश, यहाँ लिखा है कि डैश शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। तो यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने के लिए खेला जाता है। तो जैसे देखिए ओणम दिया गया है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का कार्तिघाई, उसके बाद है तिरुपुरम, उसके बाद है पोंगल। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो सर सहाड़ों को जो वश में करने के लिए तमिलनाडु में जो खेला जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो पोंगल सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सर ओणम हम लोगों का केरल में मनाया जाता है। ये त्योहार है, काफी बार पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने पूछा गया है कि पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सर पेन्ना नदी का उद्गम स्थल हम लोगों का कर्नाटक राज्य से होता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में कि पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्योंकि टीसीएस इसी तरीके के पैटर्न फॉलो करते हैं, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करके जाने हैं एग्जाम देने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा है कि डैश पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे, तो सर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हम लोगों का हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, याद रखिएगा दोस्तों। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लोगों का किससे हो जाएंगे, तो सर पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पर। और द्वितीय क्या हो जाएंगे दोस्तों, पीसी महालनोबिस पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के करा की परियोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। काफी बार रिपीट किया कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया, इस तरीके से प्रश्न पूछा था दोस्तों। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 16 महाजन पदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थे। वीडियो को पॉज करके और कोशिश करना है, वज्जी हो सकता है, वत्स हो सकता है, या काशी हो सकता है। तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, सूरसेन। यहाँ देखिए सूरसेन या सूरसेन, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों कि 16 महाजन पदों में मथुरा किसकी राजधानी थे, तो सूरसेन या सूरसेन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस उपज की खेती नहीं की जाती है। आपको कोशिश करना है कौन सा हो सकता है,
कि हड़प्पा सभ्यता में टोटल 20 प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता में किस उपज की खेती नहीं की जाती थी? जैसे जौ है, गन्ना है, चावल है, गेहूं है। तो कौन सा हो जाएगा सर हम लोगों का? तो सर गन्ना की खेती नहीं की जाती थी। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जौ हो गया, चावल हो गया, गेहूं, ये सभी का हम लोगों का क्या करता था दोस्तों? वहां पे उपज किया करता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14वें नंबर पे आए हैं। तो देखिए कह रहा है कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में दौरा किया था? यानी भारत का जो दौरा किया यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज, तो किसके शासनकाल में दौरा किया था? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सर यहाँ पे हम लोग चारों ऑप्शन देखेंगे तो चंद्रगुप्त क्या हो जाएंगे? मौर्य। इसी के शासनकाल में जो है यूनानी मेगास्थनीज भारत का दौरा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, गोत्र शब्द कह रहा है कि गोत्र शब्द पहली बार प्रयुक्त हुआ था, यानी किसमें हुआ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद पहली बार जो हम लोगों का प्रयुक्त हुआ था, तो हम लोगों का किसमें हुआ था? यानी गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग जो हुआ है दोस्तों ऋग्वेद में हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि गोत्र शब्द सर पहली बार जो प्रयुक्त हुआ है हम लोगों का ऋग्वेद में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तो मोस्ट रिपीटेड, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि राजा अशोक के दादा का नाम क्या था? तो देखिए राजा अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो सर यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कौन? तो चंद्र, देखिए कौन आ जाएंगे? चंद्रगुप्त। ठीक है सर, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे। ठीक है सर, चंद्रगुप्त जैसे ही मौर्य हो जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या हो जाएगा? तो सर बिंदुसार। कौन हो जाएंगे? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम क्या होंगे दोस्तों? अशोक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। तो अब बताइए कि अशोक के दादा कौन हो जाएंगे? तो सर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कम समय में दोस्तों आपके एग्जाम को एकदम देखते हुए उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो किए हैं, क्योंकि अभी सब एग्जाम आपके आगे में है। चाहे आप सीजीएल देने वाले हैं, जीडी देने वाले, एमटीएस, डीआरडीओ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आईटीबीपी, नेवी, सभी के लिए यह प्रश्न क्या है? कॉमन है। देखिए जैसे कह रहा है कि हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि तेरापंथी डैश एक उपग्रह संप्रदाय है, तो वह किससे संबंधित है? तो देखिए 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए कह रहा है क्या हम लोगों का कि तेरापंथी डैश एक उप संप्रदाय है। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप करते हैं क्योंकि इसका आंसर पता ही नहीं चल पाता होगा क्या। इसीलिए आपको इसको क्या करना है? एकदम याद कर लेना अच्छे तरीके से कि सर तेरापंथी डैश एक उप संप्रदाय है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? श्वेतांबर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर बोर्ड के द्वारा भी ऑप्शन नंबर 2 को सही किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे कि सर बौद्ध ने डैश में निवारण प्राप्त किया था। तो देखिए निवारण हो गया दोस्तों हम लोगों का, और होता है एक परिनिवारण, एक महापरिनिवारण। तो निवारण का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ की ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ हुआ था? तो सर ज्ञान की प्राप्ति उसको कहाँ हुआ था बौद्ध को? तो सर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बौद्ध गया। और ये भी प्रश्न पूछा था कि बौद्ध गया वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपके एसएससी जीडी में इस तरीके के प्रश्न एक बार पूछा गया था। तो सर कहाँ हो जाएंगे? तो बिहार में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा था क्या बौद्ध ने डैश में निवारण प्राप्त किया? तो सर बौद्ध गया सही हो जाएगा। बौद्ध की मृत्यु कहाँ हो जाएंगे? तो सर कुशीनगर में। और उसका जन्म स्थल कहाँ हो जाएंगे? लुम्बिनी। और लुम्बिनी भी पूछा था तो कहाँ हो जाएगा हम लोगों का? तो सर लुम्बिनी हम लोगों का है कहाँ पे? नेपाल में उसका हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने
कह रहा है क्या, देखिए पैलियोलिथिक यानी पुराने पाषाण युग लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि पहले जो पुराने पाषाण युग थे उस समय लोगों का क्या व्यवसाय था। तो क्या करता था, शिकार करना, कृषि, पशुपालन या मछली पकड़ना। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, तो सर पैलियोलिथिक पुराने पाषाण युग में जो है लोगों का व्यवसाय था शिकार करना, यानी शिकार करके अपना भोजन करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके सब बुक में इस तरीके के प्रश्न, चाहे वो लुसेंट देखिए, स्पीडी देखिए, अरिहंत देखिए, सब बुक में इस तरीके के प्रश्न है दोस्तों। इसीलिए आप अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद करते हुए चलिए। जो क्वेश्चन याद है उसको छोड़ दीजिए और जिसको याद नहीं है उसको धीरे धीरे करते चलिए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। करा कि भारत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण युग जो है हम लोगों का किसको कहा जाता है, तो सर यहाँ हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा 4 ऑप्शन में, तो गुप्त युग को, यानी कि भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त युग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न यानी 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद कह रहा है कि वापाती कोंडा का खिताब ग्रहण किया था। तो उसका नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, नरसिंहवर्मन प्रथम। तो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 20 प्रश्न थे जो काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।